कार्यों में लगी एजेंसियां दावा कर रही हैं कि ताइफून तूफान के बाद 90 से 95% बचाव का कार्य किया जा चुका है, लेकिन सड़क पर, रास्तों पर कुछ और ही मंजर देखने को मिलता है। शनिवार रात आए तेज तूफान ने न सिर्फ तटीय इलाके के लोगों को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि शहरी इलाकों में बने पूजा पंडालों को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जो बालू गांव में टूट गए हैं, उनको रीबिल्ड करना होगा। महा तूफान का खतरा टल गया है, लेकिन ओडिशा सरकार को अब जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है बाढ़ का खतरा। आप जैसे देख सकते हैं कई नदियों में जहां सुवर्णरेखा, बैतरणी और बूढ़ाबड़ंग नदी है वहां बाढ़ आ चुकी है। जी हां, डंके की चोट पर की शुरुआत ओडिशा और आंध्र प्रदेश में बिना किसी बड़े इंसानी नुकसान के गुजरे पायलिन तूफान की खबर के साथ। तूफान तो गुजर गया, लेकिन तबाही के निशान छोड़ गया। राज्य सरकार के लिए अब बड़ी चुनौती तूफान से प्रभावित हुए 1 करोड़ लोगों के पुनर्वास की है। सिर्फ ओडिशा में ही 12 जिले के 14,500 गांव तूफान से तहस-नहस हो गए हैं। तूफान के बाद बारिश और बाढ़ ने स्थिति को और गंभीर और भयावह बना दिया है। तूफान से लड़ने में सरकारों और संस्थाओं ने तो बेहतरीन काम किया, लेकिन क्या वो नई चुनौती से निपट पाएंगे? देखिए ओडिशा में तबाही की दिल दहला देने वाली हकीकत IBN7 रिपोर्टर्स की जुबानी। मकान तबाह, पूजा के पंडाल ध्वस्त, सड़कों पर जगह जगह गिरे पेड़, बिजली की सप्लाई ठप। ये है महाचक्रवात पाइलिन का कहर। ओडिशा में फिलहाल सबसे बड़ा खतरा तूफान गुजरने के बाद पैदा हुए हालात के हैं, जो बाढ़ की वजह से पैदा हुए हैं। दरअसल ओडिशा से तूफान चाहे गुजर गया हो, लेकिन जगह जगह हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हम अभी उड़ीसा के फेमस चिलिका लेक पे हैं। जब साइक्लोन फेलिन ने यहाँ पे हिट किया तो पानी काफी ऊपर तक आया था, उसके कारण काफी सारे घर पीछे की तरफ डूब गए हैं। There is flood in 3 or 4 rivers of the state. Budabalanga, Baitarani, Subhadrekha. These are the 3 rivers where heavy water has come. And the tail end, the districts which are there like Mayurbhanj, Baleshwar, Bhadrak, part of Jajpur is now going to be flooded. कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जिले हैं बालासोर, मयूरभंज, जजपुर, भद्रक। राज्य में बुधबलंगा, वैतरणी और सुवर्णरेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बुधबलंगा नदी बालासोर से होकर बहती है, जो गोविंदपुर के पास खतरे के निशान 8.13 मीटर से कहीं ऊपर 9.24 मीटर की ऊंचाई पर बह रही है। जलेश्वर के पास सुवर्णरेखा भी खतरे के निशान के ऊपर 11.7 मीटर की ऊंचाई पर बह रही है। बस्ता के पास जलाका नदी भी खतरे के निशान के ऊपर 6.73 मीटर पर बह रही है। समुद्री तूफान का सामना कर चुके इस बस्ती के लोगों के सामने अब चुनौती है नई जिंदगी को फिर से शुरू करने की, और महंगाई के इस दौर में तिनका दिनका जोड़कर फिर से एक नया आसियाना बसाना किसी महातूफान के सामना करने से कम नहीं है। फिलहाल इनकी निगाहें टिकी हैं उड़ीसा सरकार पर। उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इनकी मदद जरूर करेगी। मुश्किल ये है कि प्रशासन पेट काटा जैसे दूर दराज के इलाके में अभी भी पहुंच नहीं सका है। ऐसे ही इलाके में एक है खुर्दा जिले का बेलपादा गांव, जहां नाराज ग्रामीणों ने भुवनेश्वर गोपालगंज हाईवे जाम कर दिया। गांव वालों का कहना है कि तूफान में उनका गांव पूरी तरह से तबाह हो गया, लेकिन प्रशासन से उन्हें मदद नहीं मिल रही है। IBN ने भी खुर्दा जिले के कई गांव में हालात का जायजा लिया। यहाँ के हालात देखकर ग्रामीणों के गुस्से की वजह समझी जा सकती है। किसी तरह की कोई मदद का कोई भी नहीं आया, ना कुछ भी वो जो सरकारी व्यवस्था भी कुछ नहीं है, कोई भी अभी तक कोई भी नहीं आया है इधर। हमारा चंडेश्वर ग्राम पंचायत है, चिलिका निवेदन मंडल है, गवर्नमेंट का संस्था कोई, लेकिन हमारा पास ML है कि कौन से मंत्री है, MP है, कोई नहीं आया है। ये साफ हो जाता है जैसे ही हम अंदरूनी इलाकों में जाते हैं कि हाईवे पर या फिर जो जिले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पर भले ही प्रशासन की मदद बहुत पहुंच रही हो, लेकिन छोटे इलाकों में, गांवों में मदद का कोई नामो निशान नहीं है और लोग खुद ब खुद अपनी मदद कर रहे हैं और इन हालात में जीने के लिए मजबूर है।
तूफान के बाद के हालात पर IBN7 ने तटीय इलाकों का भी जायजा लिया। यहाँ भी स्थिति अलग नहीं है। पुरी में मछुआरों की बस्ती पेटकाटा की तस्वीर अलग नहीं है। यहाँ करीब 20 से 25 हजार मछुआरे रहते हैं। तूफान के वक्त ये लोग घर छोड़कर दूसरी जगह चले गए थे, लेकिन जब लौटे तो ज्यादातर के मकान टूट चुके थे। 20-30 घर टूट गया, सब चला गया, 20-30 घर चला गया, बोट चला गया, जाल चला गया। अब खाना भी पीना भी नहीं है, कैसे आएगा? मछुआरों की जीविका के सारे साधन भी नष्ट हो चुके हैं। अपना सब कुछ गंवा चुके यहाँ के लोगों की पूरी उम्मीदें अब सरकार पर टिकी हैं। दूसरी तरफ सरकार तूफान में सबसे ज्यादा कौन से इलाके प्रभावित हुए हैं, ये पता लगाने के लिए हवाई सर्वे करा रही है। केंद्रीय एजेंसियों की मदद से फंसे लोगों तक खाने के पैकेट पहुंचाने के लिए 3 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। हालांकि तूफान के बाद आई बाढ़ में फंसे करीब 2 लाख लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन करीब 1 लाख लोगों के अभी भी फंसे होने का अंदेशा है। इवैक्यूएशन का काम तो हो गया है, अब हम रिलीफ काम पे लगे हुए हैं कि लोगों को रिलीफ मिले, खाना मिले, मेडिकल सप्लाईज मिले। रास्ते तो सब रिपेयर हो गए हैं, अब पीने का पानी सब लोगों को पास पहुंचा रहे हैं और बिजली के काम पर भी लगे हुए हैं। प्रशासन के मुताबिक अकेले ओडिशा के 1 करोड़ से ज्यादा लोग तूफान से प्रभावित हुए हैं। 12 जिलों के 14,514 गांव प्रभावित हुए हैं। 5 लाख हेक्टेयर की खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है, जिसकी कीमत करीब 2400 करोड़ आंकी जा रही है। 2,34,000 कच्चे पक्के मकान ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7। चक्रवाती तूफान ने ओडिशा में ही नहीं, आंध्र प्रदेश में भी लाखों लोगों को बेघर कर दिया, लेकिन यहां भी किसी की जान का नुकसान बेहद कम हुआ है। आंध्र में तूफान से सबसे प्रभावित जिला है श्रीकाकुलम। आखिर कैसे वहां कुछ लोग तूफान पीड़ितों के मसीहा बनकर उभरे, देखिए हमारी संवाददाता प्रीति सिंह की ये विशेष रिपोर्ट। We have been able to say that look, this how government machinery also delivers in times of need. They are as best as we can do as good a job as anybody else. आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के डीएम सौरभ गौर का आत्मविश्वास आसमान पर है। शनिवार की रात पायलीन तूफान ने उनके जिले को झकझोर दिया था। तूफानी हवाएं 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से श्रीकाकुलम में टकराई थी, लेकिन तूफान आने से पहले प्रशासन ने सही कदम उठाए। 65,000 लोगों को वक्त पर निकाले जाने की वजह से लोगों की जान बचाई जा सकी, जबकि हाल के सालों में आने वाले तूफानों में पायलीन को सबसे बड़ा माना जा रहा है। We had actually around 1,500 people from the Revenue and Civil Supplies Department, another 5,000 people if you include the police and medical health also, plus around 800 people from the central government, from the army, from NDRF, from Navy, and everybody we knew where to place them. आंध्र प्रदेश में एनडीआरएफ की टीम ने भी बेहतरीन काम किया है। यहाँ पे एनडीआरएफ की 19 टीमें लगी हुई थी। इस टीम ने ये सुनिश्चित किया कि किसी भी कीमत पर आखिरी शख्स को भी सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। इसके लिए उन्होंने अपनी जान को भी कई बार खतरे में डाला। साइक्लोन पायलीन के आने के बावजूद लाखों जानें यहाँ पर बच गई और लोग इसका पूरा श्रेय देते हैं यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स जिन्होंने पिछले 5 दिनों से अपना एक ही लक्ष्य बना लिया था और वो था कि एक भी जान तूफान पायलीन के हाथ न जाए। आंध्र प्रदेश में तूफान से सबसे ज्यादा श्रीकाकुलम जिला प्रभावित हुआ है। यहाँ पर जहां तहां सड़कों पर पेड़ गिरे हुए नजर आ रहे हैं। बारिश भी लगातार हो रही है। सैकड़ों घरों को भी नुकसान पहुंचा है। श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापट्टनम जिले से कुल 1,30,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। लोगों की सुरक्षा के लिए आज भी टीम दिन रात एक कर रही है। Majority of the members, they have to spend almost more than 18-20 hours in the day. They have taken, somebody has slept in the communication cell room itself, because this has to be, it's an important issue. With what commitment we have started, there should not be any loss of human or cattle loss. That we have achieved. इस आफत में अलग तेलंगाना का विरोध कर रहे राज्य कर्मचारी भी अपनी हड़ताल को भूल गए। उन्होंने तूफान से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन की हर संभव मदद की। यहाँ इंसान तूफान से जीत गया। हर शख्स ने हीरो जैसा काम किया। पायलीन कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो हार गया।
कैमरामैन वीजे वेंकटेश के साथ प्रीति सिंह, श्रीकाकुलम, IBN 7। आपने देखा तूफान ने तबाही के कैसे कैसे निशान छोड़े, लेकिन तबाही यहीं तक नहीं सिमटी रही। इसने झारखंड और बिहार की तरफ कदम बढ़ा दिया है। बिहार में पिछले 24 घंटे से लगातार भारी बारिश हो रही है। इसकी वजह से कई नदियां उफान पर हैं। तेज हवाओं की वजह से कच्चे मकान और पेड़। सर, मेरा सवाल यह कि चुनाव बहुत नजदीक है। नवीन पटनायक अपने आप को कहां देखते हैं, कहां पे उनको देखा जाए? क्योंकि थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट की भी लोग उम्मीद कर रहे हैं और बहुत अनसर्टेनिटी है चारों तरफ। आप थर्ड फ्रंट के साथ रहना चाहेंगे, कांग्रेस के साथ जाने के बारे में सोचेंगे या बीजेपी के साथ जाने के बारे में सोचेंगे? देखिए जी, हम तो इक्विडिस्टेंट हैं बीजेपी से और कांग्रेस से, और वैसे ही चलते रहेंगे। आप बीजेपी और कांग्रेस से इक्विडिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं? वो रहा, हम बहुत साल से वैसे रहे हैं और वैसे ही रहेगा। बट आप पहले बीजेपी के साथ थे, आपसे उनका अलायंस था और आपने बाद में अलायंस तोड़ा, अब क्यों? हाँ, तो वो हो गया, अब तो इक्विडिस्टेंस है दोनों पार्टी से। अगर चुनाव के बाद ऐसे हालात पैदा हो जाए जहां आपको किसी एक ग्रुप को सपोर्ट करना पड़े, तो आप किसको सपोर्ट करने की सोचेंगे, बीजेपी को या तो कांग्रेस? अभी तक आपने देखा है जो सरकार 5 साल से रहा है, हम इक्विडिस्टेंट रहे हैं, वैसे ही रहेंगे। मतलब अभी आपने तय नहीं किया कुछ? सॉरी, आपने अभी कुछ तय नहीं किया है? कुछ भी तय नहीं किया, वैसे ही रहेंगे। आप नरेंद्र मोदी के बारे में आपकी राय क्या है? आप तो देख सकते हैं, मुझे लगता है काफी लोग उसके साथ इतने कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल नहीं है उनके साथ? बहुत लोग वैसे हैं। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं है। आप कंफर्टेबल होंगे? नहीं। क्यों? आप जानते हैं उनके हिस्ट्री, अब सारा कहानी की जरूरत क्या है। आज तो इंटरव्यू मैंने सोचा था साइक्लोन के ऊपर है। जी, आपके लिए नरेंद्र मोदी कोई ऑप्शन हो सकते हैं पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में? बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी कोई ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए? नहीं, क्योंकि मैंने कहा है हम इक्विडिस्टेंट हैं दोनों पार्टी से और वैसे ही रहेंगे। वैसे ही रहेंगे, लेकिन अगर हंग पार्लियामेंट हो गई तब क्या करेंगे आप? देखिए, आप तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी, देखेंगे क्या होगा। क्या आपको लगता है कि जो एनडीए की सरकारें हैं वो अच्छा काम कर रही हैं अपने अपने राज्यों में, जैसे आप अच्छा काम कर रहे हैं? मैं तो उसके बारे में ज्यादा जानता नहीं हूं। जी, उनके बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं हूं। सर, बट एक जिस तरीके की आपकी छवि है, जिस तरीके से आपका एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल है, जिस तरीके से उड़ीसा में प्रगति हो रही है, क्या नवीन पटनायक प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं अगर थर्ड फ्रंट की सरकार बनने की संभावना बनती हो तो? मेरे पास वैसे बिल्कुल कोई भी एम्बिशन नहीं है। बट एम्बिशन रखने में क्या बुराई है? एम्बिशन नहीं है, अब मैं तो बिल्कुल खुश हूं यहां रहता और यही काम करते हुए। अगर उड़ीसा में अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो नेशनल रोल के लिए क्यों नहीं आपको आगे आना चाहिए? क्योंकि मैं बहुत खुश हूं यहां और यहीं काम बिल्कुल ठीक ठाक से चल रहा है, यहीं रहने चाहता हूं जब तक लोग वोट देंगे। बट कभी ना कभी तो बाहर आना पड़ेगा आपको। जब वोट देंगे भी नहीं, यहीं काम करूंगा उनके लिए। बट नवीन बाबू, आपके पिताजी थे बिजू पटनायक जी, वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी राष्ट्रीय चुनाव के अंतर्गत थर्ड फ्रंट बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी और एक जमाने में वो बहुत पावरफुल लीडर हुआ करते थे। आप उनके कदमों पे नहीं चलना चाहेंगे, उनके चरण चिन्हों पे नहीं चलना चाहेंगे कि आप भी राष्ट्रीय राजनीति में दिखाई पड़े, आपकी भी सक्रिय भूमिका हो, आप रहे उड़ीसा में? मैंने तो आपको लेकिन अगर नेशनल पॉलिटिक्स को कोई निर्णायक रोल देना हो तो क्यों नहीं आपको अपना रोल तलाश करना? मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया मेरे बारे में। मेरे पास नेशनल एम्बिशंस कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए बिल्कुल नहीं है। नवीन पटनायक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, जिस तरीके से तूफान के दौरान आप और आपकी सरकार ने काम किया, वो निश्चित रूप से आने वाले सरकारों के लिए एक बहुत अतुलनीय उदाहरण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। IBN 7 के लिए बहुत धन्यवाद। नवीन पटनायक जो हमसे बात। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।